अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सड़क के ऊपर पहुंचकर वो बाएं जानब से चक्कर काट कर मज़ीद ऊपर चढ़ने लगी है। यकीनन वो वहां से होते हुए कबील खान के आदमियों के हक़ में पहुंचना चाह रही थी। सड़क पर चक्कर काटते ही वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं दोबारा कबील खान के आदमियों की जानिब मुतवज्जे हो गया। वो मुकम्मल तौर पर पत्थर की चट्टान के हक़ में थे। इसके बावजूद मैंने रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करते हुए बचे हुए 2 रॉकेट उस जानब दाग दिए ताकि वो मेरी जानिब मुतवज्जे रहें। उनकी तरफ से सिर्फ एक कलाशन को वक्फे वक्फे से चंद गोलियां उगल देती है। रॉकेटों ने उस बड़ी चट्टान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और चट्टान के हक़ में छुपे हुए दुश्मन लामहला महफूज थे। मुझे अपने अंदेशे सच होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके साथ ये इत्मीनान भी था कि पलवशा वहां पहुंचने ही वाली थी। और फिर मुझे एक नई कलाशनकोव की तड़तड़ाहट सुनाई दी। 2-3 मिनट बाद पलवशा की आवाज़ उभरी। हालात काबू में हैं। अगर कबील खान का दीदार करना है तो नाले में उतरो, मैं उसे वहीं ला रही हूँ। अपने पास पिस्तौल होने का यकीन करके मैं नीचे उतरने लगा। पलवशा ने हालात काबू में होने का मुजदा सुना दिया था। इसके बावजूद मैं बेपरवाही नहीं बरत सकता था। नीचे उतरते हुए वो मुझे नजर आने लगी थी। कबील खान लंगड़ाता हुआ उसके आगे चल रहा था। उस मोड़ के आगे चूंकि नाले के किनारे इस काबिल थे कि वहां से पैदल आदमी नीचे उतर सकता था, इसलिए वो उसे उसी जानब से नीचे ला रही थी। मेरे करीब पहुंचने तक उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कबील खान को पहली मर्तबा मैं इस तरह रूबरू देख रहा था, लेकिन इस बुरी हालत में कि उसका कोई करीबी अजीज भी उसे ना पहचान सकता। पलवशा जनूनी कफियत में उस पर ठोकरें बरसा रही थी। कबील खान का तमाम जिस्म यूं काँप रहा था गोया वो रशा का मरीज हो। वो बेतहाशा उसकी मजरूब टांग और जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपनी ज़रबात का निशाना बना रही थी। कबील खान एक बेरहम जालिम और गद्दार शख्स था, लेकिन इस वक्त मजलूमियत की तस्वीर बना नजर आ रहा था। लड़के, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। याद रखना, मेरे आदमी बदला ज़रूर लेंगे। पलवशा के ज़रा से दम लेने पर वो एक जानब खून थूकते हुए धमकी देने लगा। पहले मैं अपना बदला तो ले लूँ। तेरे आदमियों को अगर मौका मिला तो यकीनन मैं मना नहीं करूँगा। ये कहकर उसने 2-3 ठोकरें उसके पहलू में जड़ दी। मेरा कसूर तो बता दो। उसके लहजे में अजीब किस्म की बेबसी और गुस्सा उबल रहा था। अगर तू मुझे पहचान लेता तो तुझे यह सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। उसके साथ अकड़ों बैठते हुए वो उसकी आंखों में झांकने लगी। तो करा दो पहचान, ताकि मैं माफ़ी मांगने के बारे सोच सकूं। कबील खान ने जायज़ बात कही थी। सप्पू गमाई को जानते हो? पलवशा ने अपनी बड़ी बहन का नाम लिया। कबील खान का सर नफ़ी में हिल गया था। जानोगे भी कैसे? कोई एक सप्पू गमाई तो तेरी हवस की भीड़ नहीं चढ़ी ना। पलवशा ने जहर खुंद लहजे में कहते हुए उसके सर से बालों से पकड़कर झटका देते हुए उसका सर ज़मीन से टकराया। उसके मुंह से ज़ोरदार कराह खारिज हुई। वो दोबारा उसके बालों से पकड़कर झटका देते हुए बोली, कबील खान, याद करो, एक लड़की को तेरे आदमियों ने लबे सड़क अलाम खेल के मजाफात से उठाया था। उसके छोटे भाई की मदखलत पर तेरे आदमी ने उस मासूम लड़के को लात मार कर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया था, और बाद में उसका वालिद भी तेरे दरिंदे मुहाफिज की गोली का निशाना बन गया था। कबील खान ने हिकलाते हुए पूछा, तुम यमीन खान के क्या लगते हो? शुक्र है अब्बा जान का नाम तो तुझे याद है, मगर उसका तो कोई बेटा नहीं था। कबील खान के लहजे में हैरानी थी। सही कहा, लेकिन बेटी तो थी ना। खड़े होकर पलवशा ने कंधे से लटकाई कलाशन को हाथ में थाम ली थी। बेटी तो क्या, हाँ जलील इंसान, मैं यमीन खान की बेटी और सप्पू गमाई की बहन पलवशा हूँ। तेरे मरदूद साथी अनार गुल को मैंने ही जहन्नम वासिल किया है। तेरी हवेली मेरे ही हाथों तबाह हुई है। रोशन खान और उसके साथियों को भी मैंने अंजाम तक पहुंचाया है। अब तेरी बारी है। तो वो तुम थी। मैं किसी और को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता रहा तो तुझे किस पर शक था? मुझे तो किसी ऐसे नामी शख्स के बारे में खबर मिली थी, उसने ख्याल ज़ाहिर किया। फिक्र न करो, जिसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे वो भी इसके साथ ही है। मैंने पहली बार ज़बान खोली। वैसे बड़े खुशकिस्मत हो,
मरने से पहले तूने एसएस का दीदार भी कर लिया है। पल्लव शाह ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मज़ाया अंदाज में कहा। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मुझ पर एक नज़र डालकर वो दोबारा पल्लव शाह की जानिब मुतवज्जे हुआ। पल्लव शाह, देखो तुमने अपना बदला ले लिया। अब हम सुलह करके इस दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तुम जितना जुर्माना कहो मैं भरने को तैयार हूँ। जलील खान, तुझे कत्ल करने के लिए सिर्फ मेरी बहन के ऊपर बुरी निगाह डालने की वजह काफ़ी थी। तूने तो मेरा पूरा घराना उजाड़ दिया। और जहाँ तक दुश्मनी ख़त्म करने का ताल्लुक़ है, तो दुश्मनी ख़त्म करने का आसान तरीका दुश्मन को कत्ल करना होता है, ना कि उससे मुज़ाकरात करना। पल्लव शाह, मेरा ख्याल है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इस तमाशे को तूल दे सकें। उनकी बातचीत लंबी होते देखकर मैं लुकमा दिए बगैर नहीं रह सका था। मुझे तीखी नज़रों से घूर कर वो दोबारा कबील खान की तरफ मुतवज्जे हो गई। कबील खान, अफसोस है कि मैं तुझे इतनी अज़ीतें न पहुंचा सकी जितनी मैंने झेली हैं। बहरहाल तेरे साथी काफ़ी बेचैनी से जहन्नम में तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए वहां पहुंचने की करो। ये कहते ही उसने कलाशनकोव की बैरल का रुख उसकी टांगों की तरफ करके 2-3 गोलियां दाग दी। वो कराहते हुए तड़पने लगा। अगली दफ़ा उसने कबील खान के दोनों बाजू को निशाना बनाया और फिर झुककर कलाशनकोव की मजल उसकी ठोड़ी से लगाते हुए ट्रैगर को मुकम्मल दबा दिया। गोलियों के बरस्ट ने उसकी खोपड़ी को टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। फायर रुकते ही उसने घुटने ज़मीन पर टेके और दो जानू होकर बैठ गई। कलाशनकोव उसके हाथों से छूट गई थी। वो यकटिक कबील खान की लाश को घूर रही थी। 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने गला खंखारते हुए उसे आवाज़ दी। पल्लव शाह, मेरे ख्याल में चलना चाहिए। वो गहरे ख्यालात से बाहर आकर चौंकते हुए मुझे घूरने लगी। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर खुशी से भरपूर हंसी नमूदार हुई और खड़े होकर वो मुझसे बुरी तरह लिपट गई। शुक्रिया राजी, यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। अच्छा ठीक है। उसके गुदास जिस्म का लिम्स मुझे बौखलाने के लिए काफ़ी था। ज़बरदस्ती उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराते हुए मैंने कहा, यह शुक्रिया ज़बानी कलामी अदा भी किया जा सकता था। कम अज़ कम इतना तो ख्याल कर लिया करो कि तुम लड़की हो। मेरी बातों का बुरा मनाए बगैर वो शौक़ी भरी मुस्कुराहट से बोली, क्या याद करोगे? आज मैं इतनी खुश हूँ कि कबीर खान के बाद तुम्हें कत्ल करने के फ़ैसले को भी तर्क करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तंजिया लहजे में कहते हुए मैंने पूछा, अब चलें? अपनी बेरब्त होती हुई धड़कनों को काबू में करते हुए मैं मोर्चे की जानिब मुड़ गया। उसका सुरीला कहकहा बुलंद हुआ, मगर मैं खामोशी से चलता रहा। इस तेज तर्रार लड़की का मुकाबला करना मेरे बस से बाहर था। मेरे साथ कदम मिलाते हुए उसने कहा, अच्छा बात तो सुनो। जी फरमाओ। मैंने सवालिया नज़रों से उसे घूरा। कबील खान की जेब से काफ़ी बड़ी रकम मेरे हाथ ही है। ये पिस्टल भी हाथ लगा है। उसने गलाक से अच्छा पिस्तौल मेरी नज़रों के सामने लहराया। मेरा तो ख्याल है बाकी तमाम की भी तलाशी ले लेते हैं। यकीनन काफ़ी रकम हाथ लगेगी। उसकी कलाशनकोफें भी समेट कर कहीं छुपा देते हैं। नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर घात में आते ही कबील खान ने अपने आदमियों को आई काम पर बता दिया हुआ तो वो आते ही होंगे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो अब तक उसके आदमी पहुंच गए होते। अगर उसके आदमी नहीं तो कोई और तो पहुंच सकता है, बल्कि पहुंच गया है। सफ़ेद रंग की कार मोड़ मोड़ कर तबाहशुदा गाड़ियों के करीब रुक रही थी। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो मिसर हुई। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देता, मुझे अलाम खैल की तरफ से 3-4 डबल केबन उस तरफ आती दिखाई दी। वो नज़र आ रही हैं। मैंने कदमों की रफ्तार में तेज़ी लाते हुए उसे गर्द का तूफान उड़ाती गाड़ियों की जानिब मुतवज्जे किया। अगर ये उसके आदमी होते तो उन्हें कुछ देर पहले पहुंचना चाहिए था। हो सकता है उसने गोली लगने के बाद फरार होते वक्त उन्हें मदद को पुकारा हो। मैं अपने मोर्चे वाली जगह पर पहुंच गया था। बैरेटम 107 को कंधे पर रखते हुए मैंने ख्याल ज़ाहिर किया। उसने सामान का थैला पूंछ पर लादा, राकेट लॉन्चर कंधे पर रखा और दाएं हाथ में कलाशनकोव थामते हुए चढ़ाई चढ़ने लगी। मैंने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए थे। हमारी चढ़ाई चढ़ने से पहले तीनों गाड़ियां वहां पहुंच गई थीं। हर गाड़ी में 4-5 मुसल्लह आदमी सवार थे। अगली गाड़ी से उतरने वाले 2 आदमी सफ़ेद कार की जानिब बढ़ गए।
उनकी बातों के दौरान हम बुलंदी पर पहुंचने वाले थे। मैं मुसलसल उन्हीं की जानिब मुतवज्जे था। सफ़ेद कार वाले ने हाथ उठाकर हमारी जानिब इशारा किया था। शायद उसने हमें नाले से बुलंदी की जानिब हरकत करते देख लिया था। सफ़ेद कार वाले से बातचीत करने वाले दोनों आदमियों ने हाथ में पकड़ी कलाशनकोफों का रुख हमारी जानिब करते हुए फायर खोल दिया। बुलंदी के आखिरी चंद कदम हमने दौड़ कर तय किए और ऊपर पहुंचते ही एक चट्टान को आड़ लेकर खुद को उस अंधाधुंध फायरिंग से महफूज कर लिया। ये यकीनन पीछा करेंगे, पालव शाह ने ख्याल जाहिर किया। उसके लहजे में ज़रा भर तशवीश शामिल नहीं थी। मैंने बारहा जांचा था कि वो बहुत दिलेर और बहादुर थी। चलो फिर इनके ताक़ुब में ज़रा रुकावट पैदा कर दें। बेरेटम 107 की दोपही खोलकर मैंने नीचे रख दी। उसने अब तक खाली मैगजीन ही चढ़ाई हुई थी। पोस्ट पर लदा थैला उतार कर वो उसमें से भरी हुई मैगजीन निकाल कर कलाशनकोफ पर चढ़ाने लगी। इस दौरान मैं टेलीस्कोप साइड के शीशों की हिफाजत करने वाले कवर उतार कर नाले में उतरने के लिए मुनासिब जगह तलाश करने वाले मुसल्लह अफराद का निशाना ले चुका था। पहली बार मैंने उस आदमी को निशाना बनाया जो झुककर नाले के सीधे किनारे से नीचे के लिए पर तोड़ रहा था। अपने हथियार समेत वो 10-15 गज की ऊंचाई से नीचे गिरा था। बाकियों के चौकन्ने और संभलने तक एक और आदमी भी अपने सरदार कबीर खान के पास पहुंच चुका था। बहुत सरपेट दाएं बाएं भागे और मेरे तीसरे फायर से पहले उन्होंने खुद को गाड़ियों और पत्थरों की आड़ में कर लिया था। इसके साथ ही कई कलाशनकोफें गोलियां उगलने लगीं। सफ़ेद कार के साथ मौजूद आदमी भी एकदम ज़मीन पर लेट गया था। आदमियों के गायब होते ही मैं गाड़ियों के टायरों को निशाना बनाने लगा। तीनों गाड़ियों के अपनी तरफ वाले 6 टायरों को बेकार करके मैंने टेलीस्कोप साइड के शीशों पर दोबारा कवर चढ़ाया और पलव शाह को कहा, क्या ख्याल है, चलें? चलो। वो फ़ौरन मेरे साथ मुत्तफिक हो गई थी। इसी तरह ज़मीन पर लेटे लेटे हम पीछे की तरफ खिसके और जो ही ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ खड़े होकर भी हम उनकी नज़रों में नहीं आ सकते थे, वहाँ से उठकर अकबी जानिब मौजूद ढलान में उतरने लगे। दुश्मन की तरफ से मुसलसल फायर की आवाज़ मुतवातर हमारे कानों में पहुँच रही थी। हम तेज़ रफ्तारी से वहाँ से दूर हटने लगे। वो 15-20 आदमी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन मुकाबला तूल खींचता तो उनकी मदद को मज़ीद आदमी भी पहुँच सकते थे। यूँ भी कबीर खान के पास बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ में वक्फा आने लगा और फिर फायरिंग बिल्कुल ही रुक गई। यकीनन उन्हें भी महसूस हो गया था कि वो एक तरफा फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे उम्मीद यही थी कि वो इतनी जल्दी आड़ से बाहर निकलकर हमारा पीछा नहीं कर सकते थे। शायद कबीर खान आई काम पर उन्हें मेरे बारे बता चुका हो, क्योंकि उसकी आखिरी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा हो रहा था कि उसने अपने आदमियों को बुलाते हुए कुछ न कुछ ज़रूर बताया होगा। इसी बात का जिक्र उसने अपनी आखिरी गुफ्तगू में भी किया था। अगर कबीर खान ने उन्हें नहीं बताया था, तब भी अपने मरने वाले आदमी और गाड़ियों के फटने वाले टायर उनके सामने थे। उस पहाड़ी के अकब में मौजूद नाले में उतरते ही वो नाले ही में आगे बढ़ने लगी। मैं उसके साथ कदम मिलाकर चल रहा था। वहाँ से थोड़ी दूर आते ही उसने एक मुनासिब जगह पर रॉकेट लॉन्चर को छुपा दिया कि बगैर रॉकेटों के वो हमारे लिए फालतू वज़न ही था। रॉकेट लॉन्चर से जान छुड़ाकर हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया। 2-3 घंटों बाद हम वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए थे। इस दौरान हमने एक और बुलंदी सर करके उसकी दूसरी जानब ढलवान में नीचे उतर गए थे। सूरज पहाड़ों के अकब में छुप गया था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। दूर से नजर आने वाले चंद घरों को देखकर पलव शाह ने अपनी सिमत तब्दील की और बाएं हाथ मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उसी वक्त झाड़ियों के अकब से गधे पर लकड़ियां लादे एक उधेड़ उम्र शख्स नमूदार हुआ। उसका रुख चंद 100 गज दूर नजर आने वाले घरों की जानब था। उसने हमें देख लिया था। हम उसे नज़रअंदाज किए ढलवान पर चढ़ते रहे। पहाड़ी पर पहुंचते ही वो दूसरी जानब उतरे बगैर ऊपर ही ऊपर चलने लगी। मुसलसल चलने की वजह से हमारा पसीना बहने लगा था। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। पानी तो दे दो, मैंने नाम लिए बगैर उसे आवाज़ दी। सफरी थैले से पानी की भरी बोतल निकाल कर उसने मेरी जानिब बढ़ाई और एक पत्थर पर बैठ गई। मैं भी एक हमवार पत्थर देखकर नीचे बैठ गया। शाम का मलगजा अंधेरा तरीके में तब्दील होने लगा था
पानी पीकर मैंने बोतल उसकी जानिब बढ़ा दिया। बोतल लेकर उसने मुंह से लगा लिया। चंद मिनट आराम करने के बाद वो खड़ी हो गई। मैंने उठते हुए पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जिस तरफ निकले हैं यह इलाका मेरा भी देखा भाला नहीं है। सुबह की रोशनी ही में अंदाज़ा लगा सकूंगी कि हमारा रुख किस जानिब है। तो क्या सारी रात हम यूं ही टमकटाया मरते रहेंगे? कोई मुनासिब जगह देखकर रात गुजार लेते हैं। वो भी मेरी तरह आराम करने के हक में थी। हम इसी तरह बुलंदी पर सफ़र करते रहे। 10-15 मिनट बाद वो पहाड़ी दाएं जानिब एक दूसरी पहाड़ी की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन दोनों पहाड़ियों के बीच गहरी जगह मौजूद थी। अब अंधेरे में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो दबी हुई जगह कितनी गहरी थी। अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया था। मुझे ठोकर लगी और मैंने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। मैंने फ़ौरन कहा, टॉर्च तो जला लो। थैले से टॉर्च निकाल कर उसने मेरी जानिब बढ़ा दिया। वो उतरे इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस दबी हुई जगह के बाद हमारे सामने एक पहाड़ी की बुलंदी शुरू हो रही थी, जबकि दाएं बाएं दो नालों की उतराई थी। बजाय ऊपर जाने के वो बाएं नाले में उतरने लगी। नाला काफ़ी तंग था। टॉर्च की रोशनी दाएं बाएं फेंक कर मेरी नज़रें किसी मुनासिब जगह की तलाश में भी भटक रही थीं। सारा दिन की भाग दौड़ के बाद मैं काफ़ी थकन महसूस कर रहा था। कोशिश के बावजूद कोई मुनासिब जगह नज़र नहीं आ रही थी। पिस्तौल तैयार हालत में रखो, यहाँ किसी जंगली जानवर से भी मुठभेड़ हो सकती है। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ उभरी थी। हों करते हुए मैंने टॉर्च बाएं हाथ में थामते हुए दाएं हाथ में बरीटा थाम लिया था। बैरेटम 107 यूं भी मैंने पीठ पर लादी हुई थी। नाले का इख्तिताम एक चौड़े नाले में हुआ था। अगले 2 घंटे हम उसी नाले में चलते रहे। इस दौरान 2-3 आबादियों को भी पीछे छोड़ दिया था। हमारे सफ़र का इख्तिताम दरख्तों के झुंड में छुपे हुए अकेले मकान पर हुआ, जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे पर झूलते ताले ने हमें मकान के खाली होने का मुजदा सुनाया। पालूशा ने कहा, मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब है। सही कहा। मैंने पिस्तौल को नाल से पकड़कर दस्ते से ताले को ज़रब लगाई। छोटा सा ताला फ़ौरन खुल गया। अंदर दाखिल होकर हमने दरवाज़ा अंदर से कुंडी किया। टॉर्च की रोशनी फेंक कर मैंने जायजा लिया। वो एक छोटा सा मकान था। दाखिली दरवाजे वाली जानिब छोड़कर मकान के 3 अतराफ में 2-2 कमरे बने हुए थे। मकामी तर्ज तमीर के मुताबिक छत पर 2 मोर्चे भी बने हुए थे। कमरों के सामने बरामदा मौजूद नहीं था। सामने वाले 2 कमरों के दरवाज़ों को ताले लगे हुए थे। बाकी कमरों के दरवाजे बाहर से कुंडी थे, उनमें ताले लगे हुए नहीं थे। पलूशा ने एक कमरे का ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला। मैंने करीब होकर अंदर टॉर्च की रोशनी फेंकी। कमरे में बांस की बनी हुई 3 चारपाइयाँ दीवारों के साथ तरतीब से पड़ी थीं। एक कोने में लोहे की बड़ी पेटी रखी थी और उस पर 2 ट्रंक रखे हुए थे। 3 चारपाइयों पर एक एक तकिया रखा हुआ था। खजूर के पत्तों से बनी 2-3 चटाइयाँ लिपेटी हुई लोहे की पेटी पर रखी थीं। चंद इस्तेमाल के बर्तन भी एक कोने में धरे थे। कमरे का जायजा लेकर हमने दूसरे कमरे का ताला तोड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लोहे की बड़ी पेटी में हमें बिस्तर रखे हुए भी मिल गए थे। पेटी के ऊपर रखे ट्रंकों में जनाना और मर्दाना मलबूसात भरे थे। यूँ लगता था जैसे घर वाले अर्जी तौर पर कहीं गए हुए हों। इस कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से कुंडी करके हमने 2 बिस्तर चारपाइयों पर बिछाए और लेट गए। बरीटा पिस्तौल मैंने तकिए के नीचे ही रख दिया था। यूँ भी रात के वक्त किसी के वहाँ आने का इम्कान न होने के बराबर था। कबील खान के आदमी भी इतनी सरवत से हमारे पीछे वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। मैंने सोच लिया था कि अगली सुबह डीप ब्लॉक पहुँचने की कोशिश करूँगा। पलूशा का काम अब ख़त्म हो चुका था। यकीनन वो खुदा हाफिज करने में तख़ीर न करती। उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। मौसम ऐसा नहीं था कि हमें रज़ाई लपेटने की ज़रूरत पड़ती। थकन की वजह से मैं ज़्यादा देर तक सोचों का खेल जारी नहीं रख सका था। सुबह मेरी आंख पलूशा के चरपाई से उठने पर हुई। वो शायद बैतुल खला की तलाशी में बाहर जा रही थी। मैं लेटा रहा। उसकी वापसी काफ़ी देर बाद हुई, लेकिन उसके एक हाथ में पराठों का छाबा और दूसरे हाथ में पकड़ी केतली ने मुझे हैरान कर दिया था। यहाँ बावर्ची खाना मौजूद है, थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा था, बस 1-2 ताले तोड़ने पड़े। मेरी आंखों में सवालिया हैरानी देखते हुए उसने फ़ौरन वजाहत कर दी थी।
मैंने पसंदीदगी के अंदाज में सर हिलाते हुए थैले से पानी की बोतल निकाली और कमरे से बाहर जाकर पानी के छींटे मुंह पर मारने लगा। मुंह धोकर मैं अंदर आ गया। वो मेरी ही मुंतजिर थी। हम खामोशी से नाश्ता करने लगे। पलवशा खामोश सी थी। उसकी खामोशी मेरे लिए हैरान कुन थी, लेकिन मैंने उसे छेड़ने की कोशिश ना की। दूध न होने की वजह से उसने कहवा बनाया था। कहवा पीकर उसने मेरी जानब देखे बगैर आहिस्ता से पूछा, तो अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? यहाँ से मैं डी ब्लॉक का रुख करता हूँ और तुम पहुँचो अंगूर अंडे। अब यूं भी अपना काम मुकम्मल हो गया। क्या? मुझे उसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार उभरते नजर है। उसका गुस्सा मेरे लिए हैरान कुन था। इसमें हैरान होने या गुस्सा होने की क्या बात है? मैं पूछे बिना नहीं रह सका था। तुम एक बुज़दिल, कम हिम्मत और बेवकूफ़ शख्स हो। मुझे तुम्हें कत्ल करने का इरादा तब्दील नहीं करना चाहिए था। यकीनन महीन ने बिल्कुल ठीक किया था तुम्हारे साथ। तुम हो ही इस काबिल। वो बिफरते हुए बोली, दिमाग तो ठीक है? मैंने हिकलाते हुए पूछा। गोश की गुफ्तगू का सर पैर नजर नहीं आ रहा था, मगर एकदम मुझे उसकी बेसरोपा बातों में छुपा मुकम्मल शिकवा नजर आने लगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और उसकी यह भी ख्वाहिश थी कि मैं उसे खुद रोकूं, मगर अब मैं कोई नया जख्म खाने पर तैयार नहीं था। वो जितनी भी बासलाहियत होती है, जितनी भी खूबसूरत चकचल और शौक होती है, मेरे लिए और आज़ाद थी। एक ऐसी सनफ जिससे मुझे हमेशा दुख, दर्द और धोखा ही मिला था, अब ठीक हो गया है। बोझिल अहमक, सड़ते रहो अकेले, भाड़ में जाओ। मैं थूकती भी नहीं हूँ तुम पर। इतने यूसुफ सानी नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे भागती फिरूँ। एक एक लफ्ज़ चबा कर कहते हुए वो मुड़ी, चारपाई पर पड़ी अपनी कलाशन को उठाई और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुकी और मेरी जानिब मुड़ते हुए नेफे में उड़ा सा गलाक निकाल कर जहर खूंद लहजे में बोली, अपना खिलौना भी पास रखो और ये पैसे भी ले लो, कहीं बाद में पछताते न रहो। ये कहते उसने जेब से 5-5 हज़ार वाले चंद नोट और गलाक ने टीन मेरी जानिब उछाल दिए। मैं खाली खाली नज़रों से उसे जाते देखता रहा। मैं जानता था वो जाना नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहती थी, मुझे समेटना चाहती थी और आज़ाद के बारे मेरे दिल में जो बुग़्ज़ और कीना भरा था उसे ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन मुझ में अब इतना हौसला नहीं था कि दिल पर कोई ताज़ा घाव बर्दाश्त कर सकता। हालांकि वो कई बार पहले भी इशारे किनारे में मुझे अपनी पसंदीदगी बावर करा चुकी थी, लेकिन आज तो उसने सब कुछ खोल कर कह दिया था। कमरे से निकलते वो मेरी निगाह से ओझल हो गई थी कि दाखिली दरवाज़ा उस कमरे से नज़र नहीं आता था। उसके बाहर जाते ही यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में अंधेरा छा गया हो। सुबह के 8-9 बजे तारीकी महसूस होने लगी थी। अचानक मुझे अपने सरगोशी सुनाई दी, अब भी वक्त है, उसे रोक लो। मगर मैं इस तंबीह पर अमल न कर सका और बैठा रहा। लम्हे घड़ियों में बीते और मैं उसे न रोकने के फैसले पर पछताने लगा। ये सोचते हुए कि पलवशा हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, मुझे सांस लेना दुश्वार लगने लगा था। अब भी उसके पीछे जाकर उसे वापस ला सकता हूँ, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन साथ ही ये रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में गूंजा कि वो न जाने किस सिमत को गई थी और फिर मेरे पास उसके घर का पता मौजूद नहीं था। अंगूर अड्डे में वो अपने मामू के पास रहती थी, लेकिन ना तो मुझे उसके मामू का नाम मालूम था और ना उसके घर का पता मालूम था। यह भी मुमकिन था कि वो अब वहाँ से भी कहीं चली जाती और फिर वजीरिस्तान में एक लड़की को तलाश करना भूसे के ढेर से सुई तलाशने से भी मुश्किल था। यूँ भी औरतें अमूमन घर में रहती हैं, पर्दे की भी अच्छी खासी पाबंदी की जाती है। उसने अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया था। अब यकीनन उसकी वालदा और मामू वगैरह उसके लड़कों की तरह घूमने पर पाबंदी ऐद कर देते। वो खुद भी अपने सनफ से भागते तो नहीं सकती थी। पहले तो मजबूरी की वजह से उसने लड़के का बेस भरा था, अब तो उसे ऐसा कोई मसला नहीं था। सबसे बढ़कर वो औरत के रूप में कबील खान के आदमियों से छुप सकती थी। पल्लू खान को तलाश करने वाले कब किसी पलवशाह का बुरका उलटने का सोच सकते थे। मुझे लगा मैं मौका गिनवा चुका हूँ, उसके पास सही काम भी तो था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और मैं उछल पड़ा।
मैं फौरन चारपाई पर पड़े थैले की जानिब लपका और थैले को चारपाई पर उलट दिया। अंदर से बरामद होने वाले दोनों ही काम मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। उसी वक्त मेरी नज़र उसके फालतू लिबास पर पड़ी जो वो अपने साथ लाई थी। अगले ही लम्हे उसकी काली कमीज़ मेरे हाथों में थी। कमीज़ को बाजू में भींचते हुए मैं अपनी चारपाई के पास आया और नढाल अंदाज में लेटते हुए मैंने वो कमीज़ होंठों से लगाकर चेहरे पर रख ली थी। तुम एक बुज़दिल, कम हिम्मत और बेवकूफ़ शख्स हो। मेरे दिमाग में उसका गज़ो गज़ब से पुर लहजा गूंजा और मुझे उसके अल्फाज पर यकीन आ गया। वाकई में ऐसा ही तो था। अगर कम हिम्मत ना होता तो उसे क्यों कर जाने देता, खासकर जब उसने इतने गुस्से का इजहार कर ही दिया था। इसके बाद तो उसे रोकना मेरा हक बनता था, लेकिन मैं खुद में हौसला पैदा नहीं कर सका था। मेरी ये सोच ही गलत थी कि हर औरत धोखेबाज होती है। मुझे धोखा तो सिर्फ महीने दिया था। रोमाना बेचारी ने तो फ़कत अपनी शादी की बात मुझसे छुपाई थी और ऐसा उसने मेरी मोहब्बत में डूब कर किया था, ना कि मुझे धोखा देने की गर्ज से। बाकी जेनिफर थी तो उसका मसला ही अलहदा था। अपने मुल्क के लिए उसे इतना झूठ तो बोलना ही चाहिए था। जाने मैं कितनी देर खुद को कोसता रहा। मेरे सारे नज़रियात और सोचों पर पलवशा के जाने से पानी फिर गया था। दिल की एक ही रट थी, मुझे वो चाहिए और बस चाहिए। मुझे वहाँ से वापस जाना चाहिए था। अब वहाँ रहना मुनासिब नहीं था, लेकिन मुझ में ताकत ही ख़त्म हो गई थी। यूँ लग रहा था जैसे पलवशा न गई हो, मेरे जिस्म की ताकत कहीं चली गई हो।